इंडिया, उदय इंडिया। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सबके लिए एक बड़ा सौभाग्य की विषय है कि आज हम आ पहुंचे हैं भुवनेश्वर और आप सबको पता है कि उड़ीसा में नई गवर्नमेंट बनी है और नए गवर्नमेंट बनने के बाद आज असेंबली का पहला दिन है और असेंबली का माननीय वाचस्पति महोदय आज उदय इंडिया से बात करने के लिए, एक्सक्लूसिव टॉक करने के लिए आज मेरे साथ है। दीदी, आपको बहुत बहुत स्वागत है उदय इंडिया डिजिटल चैनल में और मैं आपका आभार हूँ कि असेंबली चलते हुए भी आपने उदय इंडिया को थोड़ी सी समय दिया हमारा ऑडियंस को जानने के लिए। मैं पहले ये जानना चाहूंगा, आप इतनी सालों से भारतीय जनता पार्टी से एक्टिव पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी। मुझे पता है कि आप महिला मोर्चा की भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी रह चुकी है, आप एमएलए भी रह चुके हैं, आपने स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं और आप फिर से इस बार चुनने के आने के बाद पार्टी ने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, जो कि एक बहुत रिस्पेक्टेड पोस्ट होता है असेंबली। यू आर द स्पीकर ऑफ उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली, यू आर ए वोमेन। सो लोगों के मन में बहुत उत्साह है ऑल ओवर दी कि एक महिला वाचस्पति पहले भी रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी के लिए एक बड़ा उत्साह का विषय है कि बीजेपी ने एक महिला को चांस दिया है। तो आपका अनुभव क्या है, आपको कैसे लग रहा है आप एक वाचस्पति बनने के बाद? बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल में मुझे कुछ बोलने का अवसर आपने दिया है। वास्तविक मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, करीब करीब 36 साल मेरा पॉलिटिक्स में है और भारतीय जनता पार्टी का हर एक पोजीशन पर मैं रही हूँ। विशेष तौर पर मैं महिला मोर्चा का काम ज़्यादातर प्रदेश में भी देखा है और मैं राष्ट्रीय स्तर पर महिला मोर्चा की अध्यक्षा रह चुकी हूँ और पार्टी के जो मेन बॉडी में मैं भाजपा के नेशनल सेक्रेटरी भी रह चुकी हूँ। नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर भी काफ़ी सालों के लिए, करीब करीब 12 साल नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रही हूँ और साथ ही साथ इस पार्टी में काम करने के दौरान एक बार चुनाव जीतने के बाद मुझे कोऑपरेशन ऐसा विभाग मिला था, जिसकी मैं मंत्री के रूप में 5 साल उड़ीसा में सेवा का मौका मुझे मिला था। अभी मुझे जो मिला है विधानसभा का स्पीकर। उड़ीसा विधानसभा में हालांकि मैं द्वितीय ऐसा महिला हूँ जो कि स्पीकर के पद पर हूँ और मैं तो कहूँगी स्पीकर एक गरिमामय पद होता है और इसकी बहुत अहमियत भी है और मूलतः एक स्पीकर के नाते जब चुने जाते हैं तो वो निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। ऐसे ही निष्पक्षता बनाए रखना और गणतंत्र को, यानी गणतांत्रिक पद्धति को परिपालन करना, ये मेरा पहला कर्तव्य है। चाहे कोई भी दल हो, हर एक विधायक जो चुनकर आई है के ऊपर इन्होंने चुनाव जीता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास करेंगे और उसके साथ साथ विधानसभा में विधायकों का जो काम होता है, काम का दायरा में विधि का परिपालन, विधि प्रस्तुतिकरण और फिर खुद के जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मुख्य तौर पर प्रदेश का विकास का काम देखना। यह जो 3 मुद्दा होता है, इस ऐसे मुद्दों पर लोगों के सामने बात रखते हुए जो चुनकर आए हैं, ऐसे 146 विधायक अभी मेरे सामने हैं और उड़ीसा विधानसभा में हालांकि 147 सीट है, तो उसमें से 146 विधायक मेरे सामने हैं और एक वाचस्पति के नाते, स्पीकर के नाते मेरा ये कर्तव्य रहेगा
में भी गणतंत्र की परिपालन करते हुए, संविधान को सम्मान देते हुए और विधानसभा में निष्पक्षता के साथ और निष्ठा के साथ काम करूंगी। ऐसे विधि प्रस्तुत हुई है, विधि को परिपालन करना ये भी कर्तव्य रहेगा। साथ ही साथ उड़ीसा प्रदेश का विकास के लिए 4.5 करोड़ उड़िया वासी है उड़ीसा में, उनका स्वाभिमान कैसे बरकरार रहे, उड़िया अस्मिता की बात कैसे उड़ीसा प्रदेश में फैल कर रहे, ये मेरा कर्तव्य रहेगा। जैसे कि आप सब जानते होंगे, उड़ीसा ऐसे एक प्रदेश है, सन 1936 में ये प्रदेश भाषा के आधार पर ये प्रदेश की निर्माण हुई थी उड़ीसा प्रदेश का। तो उड़ीसा का भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति और उड़ीसा की विविधता, उड़ीसा में जो विकास की जो संभावनाएं हैं उसका देखरेख करना और उसी के आधार पर वर्तमान की सरकार कैसे काम करे और हर एक विधायक का उसमें कैसे योगदान रहे, इसके लिए जिसको जो बोलना है, जो प्रश्न जिसके मन में है और जो सुधार जो लाना चाहते हैं, इस सब के ऊपर विधि मुताबिक निर्णय करते हुए मैं अपना विधानसभा का दौरान ये कार्यकाल पूरा करना चाहती हूँ। विशेष तौर पर अभी उड़ीसा विधानसभा में एक बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, एक ई-लाइब्रेरी भी है और इस लाइब्रेरी को कैसे पब्लिक के लिए ओपन किया जाए। हालांकि अभी पब्लिक को हम दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स और स्कूल बच्चों की भी कैसे विधानसभा लाइब्रेरी में उनका प्रवेश हो, वो विधानसभा लाइब्रेरी उनके लिए अवेलेबल हो, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। ऐसे विधानसभा स्पीकर बनने के बाद मैं जितने भी जहाँ भी मेरा अभी तक प्रोग्राम हुआ है, बच्चों के साथ जो प्रोग्राम हुआ है, उसमें मैं 2 चीज़ें रखती हूँ कि चाहे स्कूली बच्चों हों या कॉलेज के, वो सब हमारा संविधान के प्रति आग्रह कैसे उनके मन में पैदा होगा, संविधान क्या हो जाने, और संविधान के साथ साथ मॉक पार्लियामेंट के जरिए कैसे आगे चलकर अगर कोई देश या समाज का सेवा करने के लिए अगर कोई पॉलिटिक्स में भी आना चाहते हैं तो उनके मन में भी ये अब से पैदा हो कि ये इनका कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो स्कूल और कॉलेज में मॉक पार्लियामेंट का सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए, इसके ऊपर ध्यान दूंगी। साथ ही साथ उड़ीसा में एक 50% महिलाएं हैं, महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़े, महिलाओं के प्रति निरादर भावना ना रहे और महिला सशक्त बने, अर्थनैतिक दृष्टि से भी, इकोनॉमिकली भी एम्पावर हो महिलाएं। तो इसके लिए भी जो नीति में अगर कोई परिवर्तन लाना चाहें तो इसके ऊपर भी मैं ज़रूर ध्यान दूंगी। साथ ही साथ एक जो है अपने अभी वर्तमान की जो विधानसभा है उसमें मैं देख रही थी कि करीब 82 ऐसे विधायक हैं जो कि पहली बार चुनकर विधानसभा में आए हैं। तो उनको कैसे विधि के बारे में जानकारी दें और विधि परिपालन के लिए जो हर्डल्स है उनके सामने उसको कैसे पार करें, इसके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था मैं विधानसभा में करना चाहती हूँ। हर विधायकों के लिए पूरा विधानसभा का एक प्रशिक्षण प्रोग्राम में करना चाहती हूँ और आगे चलकर हम ये करने जा रहे हैं। और एक विधानसभा को पेपरलेस विधानसभा करने के लिए, एक डिजिटाइज विधानसभा करने के लिए, जो कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 40 ऐसे मिशन में से एक मिशन है। उस मिशन के जरिए इन्होंने विधानसभा को पेपरलेस करना चाहते हैं। हालांकि इसका काम हमारे उड़ीसा विधानसभा में शुरू हो चुकी है और इसको पूरा कैसे किया जाए, न सिर्फ पूरा किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, बट इसका यूज करने में विधायक कैसे सक्षम हो,
इसके लिए भी विशेष तौर पर ट्रेनिंग का जो आवश्यकता है वो हम करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं तो कहूँगी कि विधानसभा में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब तो विधानसभा के अंदर ही रह जाता है। इसके बारे में भी लोगों तक बात पहुंचाना, क्योंकि ये सरकार लोगों का सरकार है, आम आदमी के पास ये कैसे पहुंचा जाए, इसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई तरीका हो तो उसको ढूंढ निकालना। और नेता यानी एक बहुत बड़ा कोई नहीं, नेता यानी आम जनता के समान ही है। मौका मिलने पर वो विधानसभा पहुंचते हैं। ये मौका एक गौरवमय मौका है, अवसर है। इस अवसर को कैसे सही पालन किया जाए और ये अवसर को कैसे प्रदेश के विकास के लिए लगाया जाए, प्रदेश के विकास के लिए उत्तरदायी रहें चुने हुए प्रतिनिधि, इसके बारे में भी समय समय पर डिफरेंट सेक्टर्स से, कहाँ इंटेलेक्चुअल्स के साथ इंटरेक्शन, कहीं एडवोकेट्स हो, कहीं स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता के लिए, कहीं डॉक्टर्स के साथ, ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का के साथ भी बीच बीच में बैठक करना। और उड़िया साहित्य और संस्कृति को समृद्ध करने वाले ऐसे विद्वत गणों के साथ कैसे परिचित हो, उनका भी क्या विजन है, उस विजन को भी विधानसभा में प्रतिफलित करने के लिए उनके साथ भी मौका बातचीत करना, सेमिनार की आयोजन करना। अच्छा, अभी तो फिलहाल मन में ये सब आ रहा है, ये करने का आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। मैं सोचती हूँ आगे चलकर ये विधानसभा कैसे एक निष्पक्ष रूप में मैं चला पाऊँ। मैं हमेशा देखती हूँ, मैं जब पंडित नीलकंठ दास, जो कि एक्स स्पीकर है उड़ीसा विधानसभा में, जिन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन रखा है, बहुत डट कर इन्होंने विधानसभा की विधि में भी परिवर्तन किया है और ऐसे जो कि निस्वार्थ भाव से वाचस्पति के नाते काम किए हैं, ऐसे कोई आदर्श जनों का अनुपालन करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं भी अपना ये जो कार्यकाल का दौरान है, इस दौरान में कैसे निष्पक्ष रूप में और निष्ठा के साथ काम करूंगी, ऐसे मैंने सोचा है। तो हमारा दर्शक लोगों ने सुना है कि एक सवाल में माननीय वाचस्पति महोदय ने बहुत सारे बातें, उनका विजन रख दिया और मैं जान के ही उनको बीच में टोका नहीं कि उनका फ्लो ना खत्म हो। लेकिन एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूँ, 2019 में जब ओम बिरला जी लोकसभा का स्पीकर बने, he was also newly appointed as स्पीकर ऑफ लोकसभा, पर लास्ट 5 years आपने देखा कि ओम बिरला जी ने बहुत सही तरीके से, एक्सपीरियंस ना होने के बावजूद बहुत सही तरीके से उन्होंने पूरा लोकसभा को चलाया और जिसके चलते आज उनको दोबारा स्पीकर बनाया गया लोकसभा के। आपने भी कहा कि वाचस्पति एक गरिमामय पद होती है और आपने स्टूडेंट्स की भी बात कहा, डॉक्टर्स की बात कहा, लॉयर्स की बात कहा, उड़ीसा की विकास की बात कहा, उड़ीसा की संस्कृति की बात आपने कहा है। आपने कहा कि ये लोगों की असेंबली है, ऐसे आपका प्रयास रहेगा, ये सारे बड़ा वेलकम स्टेप है। बट जो आपका जिम्मेदारी है, जो काम है, जिसके लिए आपने कहा मैं निष्पक्ष रहूंगी, आपको लगता है इतना आसान है? बीजेडी ऑलरेडी, जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है उड़ीसा का, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, हम छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने एक मक कैबिनेट बना दिया और साथ ही साथ बीजेपी के भी एक्सपीरियंस लोग कम हो सकते हैं, लेकिन कैपेबल लोग भी है जिनको पार्टी ने मंत्री बनाया है। कभी, क्योंकि आपने आजकल देख रहे होंगे कि चाहे लोकसभा हो चाहे असेंबली हो, सो नाउ लोग एक दूसरे के ऊपर चेयर फेंकना शुरू कर देते हैं, कभी बोतल फेंकना शुरू कर देते हैं, ऐसे चेयर पे खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे परिस्थितियां शुरू हो जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि इस सेक्शन में इस तरह से परिस्थितियां होने वाला है? क्योंकि 25 साल के बाद सरकार है,
आप क्या करेंगे? देखिए, आपका प्रश्न है कि आप ये सोच रहे हैं कि विधानसभा में विपक्ष जो है वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, अनरूली बिहेव कर सकता है। एक्सपीरियंस्ड है। मैं तो कहूंगी 25 साल विधानसभा के अंदर और उड़ीसा में सरकार चलाते हुए उनका बहुत ही एक्सपीरियंस जरूर ये है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन विपक्ष जो कहेंगे उसका उत्तर देने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी हो और दूसरा पार्टी हो, सब पार्टिसिपेट सही ढंग से करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी में भी इतना सक्षम लोग भी है, अभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। लेकिन ये टकराव किस चीज की होती है? अगर ये टकराव विकास के लिए होती है, अगर ये टकराव होती है कि आपको खुद को कैसे पब्लिक के सामने एक्सपोज करना, खुद को एक्सप्रेस करना कि मैंने इतना बोल दिया, ये कर दिया, अगर ये है तो ये एक नेगेटिव पॉलिटिक्स है। बट अगर हम देखेंगे तो अनुभवी है और सत्ता पक्ष में भी 25 साल तक रह चुके हैं। ऐसे उस 25 साल में अभी की चुने हुए प्रतिनिधियों में कुछ ऐसे है, कोई 8 बार, कोई 5 बार, कोई 3 बार विधानसभा में रह चुके हैं और इस बार भी जीते हुए हैं। अगर उनका मूल लक्ष्य विकास है तो उनका जो सजेशंस रहेगा वो पॉजिटिव, सकारात्मक रहना चाहिए। अगर कोई अनरूली बिहेव करता है तो उसके लिए भी विधानसभा के स्पीकर के पास एक क्या कहते हैं उसको, डंडा है, उस डंडा का उपयोग करना पड़ेगा, विधि मुताबिक उस डंडा का उपयोग करना पड़ेगा। और जो काउंटर करने वाले उनको भी मालूम है कि जिस विषय पर वो कह रहे हैं, कोई 25 साल पिछले 25 साल तक उन्होंने ही जो काम किया है उसी काम के आधार पर अभी का सरकार आई है। और अभी का सरकार सिर्फ एक महीना हुआ है। 1 महीने में इस सरकार ने जो कुछ किया है वो पलटवार कर सकते हैं उसके विषय में, और वो पलटवार भी कर सकते हैं कि जो हुआ है, सरकार एक पड़ाव नहीं है। कुछ जिन्होंने कोई सरकार में 5 साल के लिए रही, फिर उसके बाद दूसरा आया, वो एकाएक रातों रात बहुत कुछ चेंज कर पाएगा, ये संभव नहीं है। आम पब्लिक को भी ये मालूम है, आम जनता भी ये जानते हैं, एकाएक परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन परिवर्तन करते समय अगर कोई अड़चने डालने वाले जो कि पिछले दिनों सरकार में रह चुके हैं, जिनकी नीतियों के ऊपर ही परे ही ये नई विधानसभा आई है, तो जरूर ये आम पब्लिक में ये ग्रहण योग्य नहीं होगा। लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो विपक्ष अगर विरोध के नाते विरोध करेंगे तो जनता उसका जवाब जरूर देगी। मैं ओम बिरला जी को फॉलो करती हूँ और मैं भी हमारे लीडर सुमित्रा महाजन जी के स्पीकर के नाते जो कार्यकाल पार्लियामेंट में, उसको भी मैंने देखा है और मैं बहुत करीब से ये अध्ययन करती हूँ कैसे इन्होंने संभाला था पार्लियामेंट्री बिजनेस। और मुझे लगता है उड़ीसा में जरूर विपक्ष कुछ बोलने के लिए उभर कर आएंगे, लेकिन 25 साल क्योंकि इनके सामने, इनके हाथ में जिम्मेदारी था और विकास का काम जो कुछ वो बोल रहे हैं, उस विकास के लिए अगर जनता उनको श्रेय देना चाहते होते तो उनको जरूर इस बार भी जीत कर आना होगा। वो जीत के आ जाते, लेकिन वो जीत कर नहीं आ पाए, मतलब इसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट है जिसके कारण जनता ने इनको नकारा है। एक बात आपने जरूर देखा होगा कि अपोजिशन का मन में कहीं ना कहीं रहता ही है कि स्पीकर रूलिंग पार्टी का होता है तो हाउ मच उनको कितना स्पेस आप दे पाएंगे, और वो एक बहुत बड़ी प्रश्न। हर एक चीज में एक नियम है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हर एक विषय में कौन कितना समय बोलेगा उसके लिए समय तय करता है, और डिफरेंट कमिटीज है
वो भी डिफरेंट कमिटीज में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का वो स्टडी करते हुए उनका अपना रिपोर्ट भी देते हैं। कमेटी के अंदर जो विधायक है वो अपना रिपोर्ट्स भी देते हैं। तो ऐसे सब कुछ है विधानसभा के दायरे में। बहुत कुछ ऐसा है कि इसमें सुधार भी लाया जा सके और इसमें अगर जो कुछ हुआ है उसका क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है। लेकिन मैडम कई बार आप अभी ये समस्या भी आपके सामने आएगा कि क्योंकि ऑलरेडी रूलिंग पार्टी कह चुका है 25 साल में इन लोगों ने ऐसा ऐसा करप्शन हो या कई मुद्दा है जिसको लेके असेंबली में हंगामा होने वाला है। रूलिंग पार्टी उसको डिस्कस करना चाहेगा उस सब बातों को लेके, ये एक परिस्थिति होगा ही। मुझे ये भी लगता है कि जैसे भाजपा ने सरकार अभी नया है, वैसे जो आज विपक्ष में बैठे हैं उनके लिए विपक्ष की भूमिका में भी वो नहीं है। अच्छा, तब तो देखा जाएगा आगे चलकर क्या आप हो क्या रहा है। एक्सपेक्ट करते हैं कि विधायक, मंत्री और अपोजिशन, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? All should come forward for the development of the state. हाउस के अंदर आप Their suggestions inside the house should be very much constructive. Otherwise, they will not be appreciated by their people, by whom they have been elected, by the people of Odisha. So they must come forward with positive suggestions, and overall all 147 MLAs they have the responsibility to construct Odisha, to reconstruct Odisha, to reform, to make Odisha a developed country, developed state. This all these are the responsibilities. एक और So we have to perform. आपने कहा कि 82 नया एमएलए थे और सब उनकी नया वो पहली बार जीत के आए हैं असेंबली से। ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि उनका एरिया की क्वेश्चंस ज्यादा पूछे, जो कि संभव नहीं होता है स्पीकर के पास। तो इसी परिस्थिति में कौन ज्यादा सवाल कैसे पूछ पाएंगे, वो थोड़ा सा बताइए आप एमएलए को। और एक अवसर है जिसमें कॉलिंग अटेंशन करके एक समय दिया गया है, उसमें हर विधायक अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में और अपने विषय रख सकेंगे। और अगर पूरा विधानसभा के दौरान एक या दो विधायक पूरा समय ले लेंगे तो बाकी को मौका नहीं मिलेगा। लेकिन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर, वो सबको देखें, सबको बोलने का मौका दें। मैं तो कोशिश करूँगी सब नए विधायक हो चाहे पुराने हो, सबको कैसे मौका मिले, सब कैसे अपने विषय जो 1 घंटे का जो समय है उस समय पर हर रोज 1 घंटे का जो समय दिया जाता है उस समय के दौरान वो अपना विषय रख सकें। और भी बहुत अवसर है जिन्होंने चर्चा के दौरान अपना प्रश्नोत्तर का जो समय सीमा है 1 घंटे का, उस समय में भी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्वेश्चंस लाकर विधानसभा पटल पर रख सकते हैं और इसका उत्तर भी मिनिस्टर्स लोग देंगे। और जो काम नहीं हुआ है, जिसमें कोई विसंगति है, उसमें कैसे सुधार किया जाए, वो भी सरकार का जिम्मेदारी बनता है। तो सरकार और सरकार के जो अधिकारीगण हैं उनका वो जिम्मेदारी है, वो कैसे उसको इस विषय को जो विधानसभा के अंदर जो विधायकों ने उठाया है उसके ऊपर कैसे काम किया जाए, ये सबका जिम्मेदारी है। जी, हमारा लास्ट क्वेश्चन से समय हो गया है। आपने बड़ा अच्छा बात कहा कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, ई लाइब्रेरी को आप डेवलप करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार आप कर सकते हैं रिसर्च डेवलपमेंट के लिए। जो रिकॉर्ड्स है असेंबलीज का उसके ऊपर, वो थोड़ा एक लास्ट आप बताइए, व्हाट इज योर विजन फॉर दैट? देखिए, हमारे देश में जितने सारे विधानसभा है, उस विधानसभा के स्पीकर्स जो है उनके साथ संपर्क रखना, उनकी विधानसभा का कामकाज कैसे चल रहा है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। कुछ ऐसे प्रदेश है जहाँ से हम प्रेरित होकर के कुछ हमारे विधानसभा में भी लागू कर सकें, या विदेश में क्या सिस्टम है उसको भी स्टडी करना। ऐसे एक करने के लिए एक स्पीकर को
मौका मिलता है, ये अध्ययन भी स्पीकर कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि पूरा का पूरा टीम जो है वो कितना रिस्पॉन्सिव है और स्पीकर जो है उसका विजन कितना तगड़ा है। तो स्पीकर अगर चाहें कुछ परिवर्तन करना, वो खुद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो उस दायरे के अंदर वो जो रिफॉर्म्स लाया जा सके, कहाँ हो रहा है कि कई नई चीज़ जो है हमारे मन में भी यानी हमारे जो विधायकों के मन में भी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, वो थोड़ा अध्ययन करने से, रिसर्च करने से, प्रेसिडेंट्स को स्टडी करने से, फिर कुछ नई सोच को इम्प्लीमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसान हो सकता है। सबके साथ बातचीत करते हुए, सबके साथ ये इंटरैक्ट करते हुए फिर इसको हम कर सकते हैं कोई चेंजेस। ये तो अच्छी बात है। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो बात कहा है ना, रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर एनर्जी को प्रायोरिटी दी है, क्या उड़ीसा की जनता उम्मीद कर सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी या सोलर एनर्जी की बेस करके पूरा, हमने जैसे कहा पेपरलेस असेंबली, तो क्या सोलर एनर्जी पे पूरा असेंबली चलाने का प्रयास आप करेंगे? क्या ऐसा सोच? देखिए, प्रिय प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत बड़ा है और बहुत अप्रिशिएटिव है। इन्होंने सोलर एनर्जी का यूज आम आदमी कैसे करे और अपना घर का बिजली बिल बचाते हुए खुद बेच सके 300 यूनिट तक, ऐसे भी इन्होंने प्रस्ताव रखा है। और कई सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, जैसे रेन वाटर रिजर्वेशन की बात इन्होंने कही है। आपने सही कहा, प्लास्टिक वर्जन का काम इन्होंने कहा है, प्लास्टिक का कम यूज किया जाए या बिल्कुल प्लास्टिक यूज नहीं करना चाहिए, इस विषय पर इन्होंने रखा है। और जैसे वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है उसको कैसे रीयूज किया जाए, फिर ऐसे बहुत सारे जो प्रधानमंत्री जी का प्लानिंग्स हैं, कुछ जरूर तो वो सब जो है उनका जो प्रधानमंत्री जी ने ऐसे जो सोच रखे हैं, ये सब रिफॉर्मेटिव सोच जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इम्प्लीमेंटेबल भी है। और अगर विधानसभा में जो सोलर एनर्जी पे जो मैं सवाल पूछ रहा था, क्या आपने ये कहा, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। कोशिश तो करेंगे जरूर, इस विषय पर विचार भी किया जा सकता है, वाटर कंजर्वेशन के ऊपर और रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, इसके बारे में सोचा जा सकता है। आगे चलकर मैं देखूंगी। और प्रथम बार स्पीकर के नाते जिम्मेदारी मिलने के बाद मन में तो होता है कि मैं भी ऐसे कुछ करूं, हम भी ऐसे कुछ दिशा दर्शन दें कि आगे चलकर उत्तर पीढ़ी इस विषय पर थोड़ा इस विषय पर वो भी इंक्विजिटिव रहे, उनका भी ज्ञान बढ़े, या फिर वो इस विषय को लेकर के मैं खुद भी गर्वित हो पाऊंगी, ऐसे कुछ मन में तो हैं। देखते हैं आगे चलकर। आज तो पहला दिन है विधानसभा का, आज विधानसभा 22 जुलाई को आज शुरू हुआ है। 17th असेंबली सेशन का आज पहला दिन था और ये सितंबर 15 तारीख तक उड़ीसा का ये विधानसभा सेशन चलने वाला है। और जी, मैं अपना दर्शकों को कहूं कि विधानसभा की पहला दिन और उसमें स्वयं अध्यक्ष जी ने उदय इंडिया के लिए इतना समय निकाला और उनका विजन जनता के सामने रखा। इसको उड़ीसा के जनता सुनेंगे, विधायक लोग सुनेंगे। और मैं उदय इंडिया के परिवार से आपको बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमको इतनी समय दे पाए और इतना अपना विजन रखा। और मैं आशा करूंगा कि फ्यूचर में फिर से हम आपसे रूबरू करेंगे और जो नया आपका आइडियाज
और विजन से हम उसको जनता के सामने शेयर करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।